जो 12th क्लास का एग्जाम है, स्पेशली मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं, तो वो उसके अंदर कैसे 100 में से 100 स्कोर कर सकते हो। जो भी बच्चा भी क्लास 12th के अंदर है, मैं गारंटी से कह रहा हूं ये सेशन तुम्हारे लिए इतना ज्यादा यूजफुल, इतना ज्यादा तुम्हारे लिए फ्रूटफुल होने वाला है, मतलब तुमको। और ऐसा स्पेशली फिजिक्स के साथ ही होता जा रहा है। मतलब सीबीएसई ने 2025 में भी यही करा, 24 में भी यही करा, 23 में भी यही करा। सो हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चों, आई एम अब्दुल समद खान, आपका प्यारा एएसके सर आपके सामने हाजिर है एक बहुत ही शानदार कुछ गाइडेंस वाले सेशन के साथ, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे भैया तुम फिजिक्स में ये जो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, या फिर ये जो तुम्हारा भी हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं, जो 12th क्लास के एग्जाम है, स्पेशली मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं, तो वो उसके अंदर कैसे 100 में से 100 स्कोर कर सकते हो। तो फटाफट जरा एक बार बता दो कैसे है मेरे प्यारे बच्चे। और अगर आपने अब तक भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई कर लो, और वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। मुद्दे की बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। लेकिन हाँ, जो भी बच्चा भी क्लास 12th के अंदर है, मैं गारंटी से कह रहा हूं ये सेशन तुम्हारे लिए इतना ज्यादा यूजफुल, इतना ज्यादा तुम्हारे लिए फ्रूटफुल होने वाला है। मतलब तुमको इस सेशन को देखने के बाद तुम्हारा पढ़ने का नजरिया है ना, जो तुम्हारा आगे आने वाला जो फ्यूचर है, उसकी एकदम से डायरेक्शन ही बदल के रह जाएगी, अगर तुमने मेरी सारी बातें अभी ध्यान से जरा सुन ली। हाँ भाई, तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? हेलो हेलो हेलो। हाँ भाई, तो सबसे पहले यार अगर मैं मुद्दे की बात करूं, आप में से कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो अभी क्लास 12th में, जो अभी मुझे सुना मतलब देख रहे हैं, फटाफट मुझे चैट में बताओ कौन कौन बच्चे अभी क्लास 12th में हैं। ठीक है, और आपके जो स्कूल के अंदर या फिर हाफ ईयरली एग्जाम जो होते हैं हमारे, तो वो हाफ ईयरली एग्जाम आपके शुरू होने में अभी कितने दिन रह गए, मुझे फटाफट एक बार वो जानना है, ताकि मैं उससे रिलेटेड तुमको कुछ बातें समझा पाऊं। और जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, जो जिसको फॉलो करके बच्चों ने अपना रिजल्ट बहुत ज्यादा इंप्रूव करा है, तो वो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर पाऊं। तो फटाफट मुझे बताओ आप में से कौन कौन बच्चे अभी 12th क्लास में है, और आपके हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने में कितने डेज बचे हैं, है ना, हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट। अच्छा भाई, कुछ 11 के भी बच्चे हैं, ओके। 12th वाले बच्चों से अभी मैं पूछ रहा हूं बच्चों। हाँ जी, जल्दी से बताएंगे यार, फटाफट जितने भी बच्चे अभी मुझे सुन रहे हैं, फटाफट बताओ कि भाई आपके हाफ ईयरली एग्जाम जो होने वाले हैं उसमें कितने दिन बचे हैं। ट्वेल्थ क्लास में सर 2 months फॉर हाफ ईयरली एग्जाम, ओके ठीक है, शेलू ने बताया है। ओके, प्रशांत के 20 से 25 डेज, मतलब 1 महीना भी नहीं बचा है, किसी के 30 डेज आ रहे हैं। ओके ओके, ठीक है, बात समझ में आ गई। मैं अब जरा कुछ बातें हैं बच्चों जो इंपॉर्टेंट तुमको समझाने जा रहा हूं, क्योंकि अभी आप क्लास 12 का बोर्ड का भी एग्जाम डेफिनेटली दोगे, जो भी अभी क्लास 12 के बच्चे हैं। आप जरा कुछ बातें हैं जो जरा मुझसे ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुकून के साथ। एक कुछ बातें जो मैं तुमको बताना चाह रहा हूं, है ना, ये इंडियन एक्सप्रेस का यह एक न्यूज आर्टिकल है, जिसमें लिखा हुआ है कि जो हमारे सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हुआ था अभी 2025 में, लास्ट ईयर अभी जो हुआ है ना, इसी साल की बात है मतलब, तो क्लास 12 का जो फिजिक्स का पेपर था वो भैया बहुत टफ था। और ये आर्टिकल क्या मैंने ही बोल दिया था भैया पेपर को देख के कि यार ये क्या दे दिया, क्योंकि लास्ट ईयर वाले बच्चों को भी जब मैंने पढ़ाया था तो पूरे पूरे हमने मैराथन सेशन लिए थे, रात को 12-12, 1-1 बजे, 3-3 बजे तक मैंने सेशन लिए थे, पूरे पूरे 8-8, 9-9 घंटे को, और बच्चों ने लग के बड़ी मेहनत से पढ़ा था। ठीक है, और उसका फायदा भी बहुत सारे बच्चों को हुआ कि उनके रिजल्ट में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आए, मतलब सैकड़ों बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे। लेकिन फिर भी जैसा एक्सपेक्टेड था, पेपर तो बिल्कुल ही अलग लेवल का आ गया था। मतलब पेपर के अंदर वो जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, जो 16 नंबर के एमसीक्यूज आ जाते हैं, वो 16 मार्क्स के एमसीक्यू ऐसे हो गए थे कि जेईई मेंस के लेवल से भी ऊपर हो गए थे। और ऐसा अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारी शिफ्ट में हुआ था, कुछ शिफ्ट में पेपर हमारा नॉर्मल लेवल का ही आया था, और कुछ शिफ्ट में जो हमारा पेपर था वो काफी ठीक ठाक अच्छे लेवल का आ गया था। और ऐसा स्पेशली फिजिक्स के साथ ही होता जा रहा है। मतलब सीबीएसई ने 2025 में भी यही करा, 24 में भी यही करा, 23 में भी यही करा। तो धीरे धीरे हो ये रहा है कि बोर्ड्स में फिजिक्स का लेवल बहुत तेजी से बच्चों इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा देखने को लग रहा है कि जो अभी हमारा अप्रैल में है ना, जैन अटेम्प्ट के बाद जो हमारा अप्रैल अटेम्प्ट हुआ जेईई मेंस का, उसमें जो जेईई मेंस के पेपर आए थे ना फिजिक्स के, वो मुझे इजी लगे एज कंपेयर टू जो तुम्हारे बोर्ड के अंदर क्वेश्चंस आए थे। समझ रहे हो? तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हाँ यार, ग्रेजुअली पेपर हमारा डे बाय डे, ईयर बाय ईयर हमारा अच्छे लेवल का होता जा रहा है ना। ऐसे इंडिया टुडे का भी आर्टिकल देखो कि भाई
टफ मल्टीपल क्वेश्चन आए, लेंथी न्यूमेरिकल्स आए, मतलब बच्चे सॉल्व ही नहीं कर पाए। और एनडीटीवी का अगर तुम देखो तो भाई क्लास 12 का फिजिक्स जो था सबसे हायर डिफिकल्टी लेवल का था, लेंथी था, और ये सारे बच्चों ने बोला। ठीक है, अब ये मैं तुमको क्यों बता रहा हूं, मैं तुमको जरा कुछ आईना दिखाना चाह रहा हूं बच्चों के अभी 2025 में जो हमारे सीबीएसई बोर्ड का पेपर हुआ उसमें केमिस्ट्री में टोटल 2384 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने भैया 100 में से 100 नंबर स्कोर करे। ठीक है सर, मैथ्स में कितने थे सर? 1128, क्योंकि मैथ्स का भी पेपर ठीक ठाक लेवल का ही आता है। सर बायो वाले जो बच्चे थे उनके कितने थे सर? 738 थे। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी और मुझे भी थोड़ा सा शौक लगा कि इतने लाखों बच्चों में सिर्फ 274 ही ऐसे स्टूडेंट्स थे जो फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाए। ये मजाक बात नहीं है, ये जेई मतलब ये अगर मैं परसेंटेज लेवल अगर निकालू ना कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स सिलेक्टेड या फिर हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड, तो जो बच्चे जेई एडवांस में सेलेक्ट होते हैं ना उससे भी गंदा रेशो आ रहा है इसका, उससे भी गंदी परसेंटेज आ रही है। तो तुम सोच के देखो, अभी आज का ये जो मैंने फिर टाइटल डाला है कि यार फिजिक्स में हम 100 में से कैसे 100 लेकर आ सकते हैं, तो तुम सोच के देखो कि भैया लास्ट ईयर लाखों बच्चों में से, अरे जितने बच्चे जेई का एग्जाम नहीं देते उससे कई लाखों बच्चे ज्यादा हमारे बोर्ड्स का एग्जाम देते हैं, तो भैया 274 स्कोर करे बच्चे सिर्फ आउट ऑफ 100। तो मैं अब ये तुमको क्यों दिखा रहा हूं, तो अब मैं तब भी तुमसे कह रहा हूं कि यार क्या अभी हम 100 ला सकते हैं आउट ऑफ 100? क्या पॉसिबल है? मुझे ईमानदारी से बताओ, अभी तुमको मैंने थोड़ा सा आईना दिखाया, आप में से कितने बच्चे बोलते हैं कि सर हाँ मेरी तो तैयारी ऐसी चल रही है कि सर मेरे 100 तो आ ही जाएंगे। चलो 100 छोड़ो, सर मेरे फिजिक्स में 100 में से सर मेरे हर हाल में 95 तो आ रहा है। चलो 95 भी छोड़ो, 95 भी छोड़ो यार, 95 भी छोड़ो, सर मेरे 100 में से कौन बच्चे कह रहे हैं कि सर 90 प्लस आ जाएंगे? बता दो, ईमानदारी से बता दो, कौन बच्चे कह रहे हैं कि अभी तुम्हारी तैयारी इस लेवल की चल रही है कि यू विल स्कोर 90 प्लस मार्क्स फॉर श्योर इस लेवल का पेपर में? मैं देखना चाहता हूं ऐसे कितने बच्चे। हाँ, कौन कौन बच्चा ये कह रहा है? यस और नो में आप फटाफट जवाब दीजिए। क्या आपको लगता है जिस लेवल की अभी आपकी तैयारी चल रही है दैट यू विल स्कोर मोर देन 90 मार्क्स इन फिजिक्स? मोर देन 90 मार्क्स, जिसमें 100 में से 100 नंबर लाने वाले लाखों बच्चों में से सिर्फ 278 बच्चे थे, क्या आपको लग रहा है आप ले आओगे? सर क्लास 12 का कंपार्टमेंट, अच्छा अरे यार जो मैं पूछ रहा हूं तो बताओ। ठीक है भाई, एक बच्चा कह रहा है हाँ, प्रशांत कह रहा है हाँ ले आऊंगा, 95 से ज्यादा लेकर आऊंगा, क्या बात है। मोटिवेशन कह रहा है यस, बाकी नो नो नो। ज्यादातर बच्चे एज एक्सपेक्टेड, ज्यादातर बच्चे यार मुझे मालूम है कि वही होंगे जो बोलेंगे कि सर 90 तो छोड़ो सर हम पास हो जाए। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, अभी जो तुम हो सकता है बोल सकते हो, लेकिन जब बच्चे एग्जाम देकर आए ना, रो रहे थे फिजिक्स का, जब एग्जाम देकर आए मैं मिला उन बच्चों से, बच्चे रो रहे थे सर बस पास हो जाऊं सर ऐसा ना होगा मैं फेल हो जाऊं, मुझे कंपार्टमेंट एग्जाम देना पड़ जाए। ये हालत हो गई थी बच्चों को फिजिक्स का पेपर देने के बाद। मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम जरा देखो ये। ठीक है, अब पॉसिबल मैं क्यों कह रहा हूं पॉसिबल है? क्यों है पॉसिबल? क्योंकि भले ही हमारे फुल मार्क्स कम बच्चे लेकर आ पाए, लेकिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 2024 के कंपैरिजन में अगर मैं देखूं तो 2025 में ऐसे ज्यादा बच्चे थे जो 90% मार्क्स लेकर आए। भले ही 100 में से 100 लाने वाले कम है, लेकिन 90% जितने बच्चे 2024 में लाए थे 2025 में उससे ज्यादा बच्चे लेकर आए, मतलब इंप्रूवमेंट तो हो रहा है। अब एक्चुअल में इंप्रूवमेंट का मतलब ये नहीं कि पेपर इजी आ रहा है, इंप्रूवमेंट का मतलब ये है कि बच्चे अब अच्छे तरीके से अब सीबीएसई को भी या फिर बोर्ड एग्जाम को भी फोकस करने लगे हैं। तो सबसे पहली बात अब आपके लिए ये, क्या आप भी फोकस करने लगे हो? क्या आप अभी भी अपने बोर्ड एग्जाम को हल्के में तो नहीं ले रहे हो? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैं अब आपको बता दूं, देखो अभी अगस्त के अंदर हम ऐसा मानते हैं कि हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, लेकिन आप में से ज्यादातर बच्चों के जो है, मुझे जहां तक मैंने अभी देखा तो भाई आपके सितंबर में मुझे एग्जाम होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यार सितंबर में हो रहे हैं किसी के, मतलब ऑलमोस्ट मिला के आपके पास सिर्फ और सिर्फ अभी 1 महीना है। क्या हाफ ईयरली एग्जाम में आपके 12th क्लास का आधा 50% सिलेबस तो आता ही आता है? क्या 50% तुम्हारा इस तरह से बढ़िया करके तैयार हो चुका है? क्या आप बोल सकते हो कि हाँ सर मैं उसके अंदर फुल नंबर लेकर आ जाऊंगा? क्यों? क्योंकि अब अगस्त, चलो मैंने सितंबर माना, अब सितंबर के बाद अक्टूबर एंड नवंबर है ना, अक्टूबर नवंबर सिर्फ 2 महीने आपको मिलेंगे बाकी का 50% सिलेबस कवर करने के लिए, और फिर आपके दिसंबर में स्कूल वाले कराने लगेंगे प्री बोर्ड्स, और कुछ स्कूल में तो प्री बोर्ड्स भी होते हैं।
प्री बोर्ड से भी पहले प्री बोर्ड करा रहे हैं, फिर तुम उसकी तैयारी करोगे, क्या तुम कर लोगे 2 महीने में बाकी का पूरा 50% सिलेबस? और फिर प्री बोर्ड्स होंगे, फिर प्री बोर्ड्स के बाद दिसंबर खत्म होते, ले भाई जैन अटेम्प्ट आ गया आपका जेईई मेंस का। तुमको इसको भी तुमको एम करते हुए चलना है, क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है कि जैन अटेम्प्ट में हमारा अच्छा स्कोर आ जाए जेईई मेंस में, ताकि क्योंकि इस टाइम पर बच्चे काफी अनप्रिपेयर्ड होते हैं, तो कम नंबर पे भी अच्छी रैंक मिल जाती है। अब फिर ये आ जाएगा, अब जैन के बाद तुम्हारा फेब के अंदर लो भैया असली बोर्ड आ गए, अब असली बोर्ड आ गए, अब असली बोर्ड के बाद फेब और मार्च में तुम्हारे बोर्ड चले, फिर अप्रैल में फिर तुम्हारा सेकंड अटेम्प्ट आ गया। क्योंकि आपकी जैसी हालत है वो आपको मालूम है, हो सकता है कोई बच्चा सोच रहा होगा सर जैन अटेम्प्ट में मेरा 12th का सिलेबस खत्म हो जाए, 11th तो अभी रिवाइज भी नहीं कर पा रहा, जब 11th रिवाइज नहीं कर पा रहा तो जैन अटेम्प्ट अच्छा नहीं जाएगा, अच्छा नहीं जाएगा तो अप्रैल अटेम्प्ट आ गया, फिर अप्रैल अटेम्प्ट आ गया, फिर तुम्हारा अप्रैल खत्म होते ले भाई मई में तुम्हारा जेईई एडवांस हो गया। तुम एडवांस की तैयारी कब करोगे? ये खिचड़ी जो बनी हुई है, ये तुम कौन सी नींद का तुम इंतजार कर रहे हो कि वो तुम्हारी खुलेगी, आंखें खुलेंगी और तुमको क्लियरिटी दिखाई देगी? ये जो पूरा का पूरा एक कंफ्यूजन मैस तुमने बना रखा है, तुमने सोचा भी है, ये आईना अपने सामने रखा भी है, कि कैसे करोगे? मुझे एक बात इस चीज का जवाब दे दो कि हाँ सर मेरी पूरी बहुत अच्छे से प्लानिंग बन चुकी है, हाँ सर मैंने तो अभी 60 to 70% सिलेबस तो खत्म कर ही लिया है सर इतने बढ़िया तरीके से, सर नवंबर दिसंबर में तो मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा, है ना, मॉक टेस्ट लगाऊंगा, पीवाईक्यूज करूंगा बोर्ड के भी और जेईई मेंस के लिए भी, और सर जैन अटेम्प्ट में आराम से फोड़ के आएंगे सर 99 परसेंटाइल, है ना, और फेब अटेम्प्ट के अंदर सर हम 100 में से 100 फिजिक्स के अंदर नंबर लेकर आएंगे, और फिर बाकी के टाइम पर हम जेईई एडवांस की तैयारी करेंगे। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली से तो मैं नीचे उतरूंगा ही नहीं। ऐसी तुम्हारी प्लानिंग हुई हुई है क्या? तो तुम कैसे पहुंचोगे यहां से यहां तक? याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, जो भी लोग कामयाब होते हैं ना, जो भी लोग सक्सेसफुल होते हैं, वो कोई अलग काम नहीं करते, लेकिन वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। तो तुमको तरीके पे आना पड़ेगा, ऐसे रैंडमली तुक्का नहीं लग जाएगा कि हाँ खुद ही सारी चीज हो जाएंगी। यू हैव टू बी वेल प्लान्ड, यू हैव टू बी वेल प्लान्ड। तो अब हम क्या करें सर, अब हम क्या करें? क्या इतने कम टाइम में हम ये 75% भी तुम लेकर आ पाओगे? पहले तो सबसे बड़ा सवाल ये है, इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा इस बारे में तो यार कोई बात ही नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूं इस बारे में मैं कोई बात ही नहीं कर रहा। मैंने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, ठीक है, जब मैं हर साल ड्रॉपर वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो 50-60 बच्चों के बैच में लगभग 50% वो बच्चे होते हैं जो भैया फिजिक्स में डूबे हुए होते हैं। अब उनके सामने ये टेंशन होती है कि यार उनको जब वो ड्रॉप लेते हैं तो ड्रॉप ईयर के अंदर अब उनको दोबारा से फिजिक्स का बोर्ड का एग्जाम भी देना है, और उनको साथ में भैया जेईई मेंस भी क्लियर करना है, और ऐसे बहुत कम चांसेस होंगे कि फिर तुम्हारा जेईई मेंस अच्छे से हो पाएगा। क्यों? क्योंकि भैया फिजिक्स में फेल हो गए। और मैं बात कर रहा हूं कि भैया अगर तुमको आईआईटी में जाना है तो तुमको तो भैया 75% से ज्यादा नंबर चाहिए। अब आप सोच के देखो, अगर आपको 75% से ज्यादा नंबर चाहिए तो आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे और कैसे बोर्ड के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो मेरा अभी इस सेशन का सिंपल मोटिव ये था कि मैं तुमको जगा सकूं, समझा सकूं कि हाँ भैया बोर्ड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में उठा के साइड में मत रखो। और अगर आप ये सोच रहे हो नहीं सर मैं तो जेईई मेंस की तैयारी कर रहा हूं, बोर्ड तो हो ही जाएगा, बोर्ड तो निकाल ही लेंगे, भाई बोर्ड तुम्हें निकाल के बाहर खड़ा कर देगा। यही होता है फिर ओवर कॉन्फिडेंस में, समझे? याद रखना पेपर का पैटर्न बिल्कुल बदल गया है। पहले कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते थे, पहले भैया बोर्ड में बच्चों से बोला जाता था और हम ही कहते थे कि यार बोर्ड के लिए पढ़ाई मत करो। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं 3 साल पहले मैं बच्चों से कहता था भैया बोर्ड की तैयारी मत करो, जेईई मेंस पे फोकस करो, बोर्ड के एग्जाम से 1 महीने पहले 10 साल के पीवाईक्यूज लगा के चले जाना, लिखना सीख लेना, डेरिवेशन लिखना सीख लेना। और इतना करने पर बच्चों के आराम से 80% मार्क्स, 85% मार्क्स, 90% मार्क्स आ जाया करते थे, बच्चे भी खुश, हम भी खुश। लेकिन अब भैया ऐसा नहीं है। आज मैं तुमसे खुद ही कह रहा हूं कि भाई बोर्ड के अंदर 50% क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो रहे हैं। कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या हो गया? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब अब ये नहीं है कि तुमने पीवाईक्यू सिर्फ लगा लिए या फिर तुमने सिर्फ फॉर्मूले याद कर लिए, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ऐसा नहीं हो रहा। एमसीक्यू तुम देखना 2025 का, अगर तुमने पेपर नहीं देखा तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। मैं झूठ क्यों बोलूं भाई, मेरा दिमाग घूम गया था ये सोचते हुए कि यार ये एमसीक्यू सॉल्व करने में मुझे इतना टाइम लग रहा है, बच्चों का क्या हाल हुआ होगा। तो अब आप सोचो कि पेपर का लेवल क्या होता जा रहा है। और मैं आपको भैया याद दिला दूं कि 2026 में पेपर का लेवल बढ़ सकता है, कम तो नहीं होगा, जहां तक मेरी फीलिंग कह रही है। तो बाद में फिर वही हर बार की तरह ये मत रोना कि बोर्ड हमारे साथ ऐसा कर रहा है, एनटीए हमारे साथ ऐसा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे तुम तैयारी उस लेवल की करो, तुम तैयारी क्यों नहीं कर रहे उस लेवल की?
ठीक है, टफनेस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और अभी तुम्हारा 50% भी सिलेबस उस तरीके का कवर नहीं हुआ है। अब मुझे बताओ कि अगर आपने कोई भी टेस्ट दिया है, अगर आपने अब तक कोई भी टेस्ट दिया है, तो क्या आपका 90% स्कोर आ रहा है? आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर हमारा जो भी हमने स्कूल के टेस्ट वगैरह दिए या फिर जो भी आपने मॉक टेस्ट वगैरह दिए हैं बोर्ड के लिए, क्या आपको उसका 90% स्कोर आ रहा है? फटाफट मुझे कमेंट में बताइए आप लोग, यस और नो, आ रहा है या नहीं आ रहा? फिर मैं आपको अब एक इसका हल देता हूं। मैं देखो डराने नहीं आया, मैं तुमको हल देने आया हूं। लेकिन जब तक तुम डरते नहीं, तुम्हारे साथ दिक्कत ये, जब तक तुम डरते नहीं हो ना, तुम काम नहीं करते हो, तुम पढ़ते ही नहीं हो। एग्जाम में तुम रात रात को 5-5 बजे तक, है ना, सुबह हो जाती है पढ़ते पढ़ते, 3-3 बजे तक रात रात को जाग के पढ़ते हैं। वो तुम खुशी से नहीं पढ़ते, वो तुम डर से पढ़ते हो। दिक्कत यह है कि तुम खुशी से नहीं पढ़ते, तुम डर से पढ़ते हो। और जब इंसान डर से पढ़ता है तो वो बस इतना ही पढ़ पाता है कि बस ठीक है, या तो पास हो जाए या फिर पासिंग मार्क्स आ जाए, उससे थोड़े बहुत ऊपर आ जाए। तुमको तरीके से पढ़ना पड़ेगा अगर अच्छा स्कोर चाहिए तो। 100 आउट ऑफ 100 तुक्के से नहीं आएंगे, मैं पहले ही बता दूं। 90, 80, मैं कह रहा हूं इस बार तो 75% मार्क्स भी तुम्हारे तुक्के से नहीं आएंगे। बताइए, आ रहा है भाई? क्या बात है, कितने बच्चे ऐसे हैं? सिर्फ 50 आ रहे हैं आउट ऑफ 70। ओके सर, मैं आपसे पढ़ा हूं, स्कोर्ड 95 इन फिजिक्स। क्या बात है यार, देखो रामदास बच्चा, रामदास हैकर नहीं है यार, ये पढ़ा होगा हमसे, बहुत सारे बच्चों के आए थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब मैं तुमको कुछ ऐसे बातें बताने वाला हूं अब जो इन सारी चीजों का तुमको हल देंगी, जो तुमको गाइडेंस देंगे, और पूरे हर तरीके से मैं तुमसे कह रहा हूं कि भाई तुम्हारा 100 आउट ऑफ 100 लाने में तुम्हारा बहुत ज्यादा समर्थन करेंगे। अरे टारगेट 100 में से 100 का ही रखो। देखो अगर तुम समझ नहीं रहे हो ना तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम कितने इंपॉर्टेंट है, आपको मैं इंटरनली कुछ बात बताऊं। आपका फिजिक्स का पेपर 70 मार्क्स का होता है और 30 मार्क्स जाते हैं आपके स्कूल से। अब जिसके अंदर भाई आप प्रोजेक्ट्स वगैरह भी सबमिट करते हो, है ना, जिसके अंदर भाई आपका वो वाइवा भी होता है, वो सारा होता है। मैं बताऊं वाइवा फर्जी होता है ज्यादातर स्कूलों में। ठीक है, जो रोल नंबर 1 से लेके 10 तक होते हैं ना, उसी को वाइवा वाले जो आते हैं ना लेने वाले, वो बढ़िया से पेल जाते हैं। बाकी का फिर रोल नंबर 11 से लेके रोल नंबर 50 तक 60 तक तो बस अंदर जाता है, नाम लिखवाता है, बाहर आता है। लेकिन जो शुरू के रोल नंबर वाले होते हैं ना, वो उनकी बैंड बज जाती है। मेरा रोल नंबर 1 हुआ करता था, क्योंकि नाम में अब्दुल आ रहा है ना, A B D, तो हमेशा रोल नंबर 1 होता था, हमेशा पेड़ लगाया हूं मैं वाइवा में। लेकिन वाइवा बहुत अच्छे तरीके से तुम दो या ना दो, वो इतना ज्यादा खास मैटर नहीं करता। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि ये जो मार्क्स जाते हैं ना स्कूल से इंटरनली जाते हैं। मेरा भी अपना स्कूल है, मैं चलाता हूं, मुझे मालूम है। ठीक है, तो मार्क्स इंटरनली जाते हैं और मैं पता है मार्क्स कैसे देता हूं, और मेरे जैसे सारे स्कूल वाले पता है मार्क्स कैसे देते हैं। हम देखते हैं कि भैया हाफ ईयरली एग्जाम में बच्चे का क्या स्कोर रहा। फिजिक्स में बच्चे ने हाफ ईयरली एग्जाम में अगर 80% स्कोर करा तो मैं देखूंगा कि हाँ यार 80% स्कोर कर रहा है, मतलब बोर्ड में भी ठीक ठाक 80-90% स्कोर कर जाएगा। अगर इतना कर जाएगा तो मैं उसी लेवल के उसको मार्क्स दूंगा, मैं इसको 30 में से दे दूंगा 25। अब भले इसने कितना भी अच्छा शानदार सजा के ड्राइंग बना के प्रोजेक्ट बनाया हो, ये कितना भी बेकार, ये कितना भी अच्छा वाइवा दिया हो। समझ रहे हो? मेरा जब मैं 12th क्लास के बोर्ड में था, मेरा वाइवा बहुत ही बेकार गया था। समझ रहे हो? मैं 5 सवाल मुझसे करे गए थे, मैं सिर्फ 2 सवाल बता पाया था। ठीक है, और उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि स्कूल वाले शायद 30 में से 15 नंबर देंगे मुझे वाइवा के। लेकिन टीचर से अपनी थोड़ी बहुत जान पहचान थी, उन्होंने बताया समझ तुम्हारे तो हमने 30 में से 30 भेजे। क्यों भेजे? बोले क्योंकि भैया तुम्हारे हाफ ईयरली में फुल मार्क्स थे, तुम्हारे प्री बोर्ड में फुल मार्क्स थे, हम कैसे कम करके भेज सकते हैं। तो ये तुम्हारे जो स्कूल के मार्क्स होते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो तुम्हें इनमें अच्छा स्कोर रखना पड़ेगा, इनमें अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, ताकि इंटरनली 30 तुम्हारे यहां से बढ़िया बने, यहां 70 में से तुम अच्छे से अच्छा नंबर लेकर आ पाओ। तभी तो तुम्हारे 100 में से यार 90 प्लस जाएंगे, तभी तो 100 में से 90 प्लस जाएंगे। और इसी चीज को मैंने समझ के फॉलो करके, उन बातों को फॉलो करके जो मैं अभी तुमको बताने वाला हूं, उन बातों को फॉलो करके मैं पूरे के पूरे अपने सिटी का फिजिक्स का टॉपर बना था 12th क्लास में। हाईएस्ट मार्क्स थे मेरे पूरे स्कूल में, नहीं पूरे शहर में, मुरादाबाद सिटी में। कैसे कैसे मैंने किया? तो पहले अब मैं तुमको समझाना चाह रहा हूं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भैया मैं वो वाले उन टीचर्स में से नहीं हूं, ये पढ़ लो ये छोड़ दो, ये पढ़ लो ये छोड़ दो, यहां से आएगा यहां से नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है भैया।
अब बहुत तेजी से भैया मूड स्विंग हो रहे हैं पेपर बनाने वालों के, कुछ भी उठा के कहीं से भी दे देते हैं, लेकिन हाँ फिर भी उनके तरफ से ही जो बातें बताई गई कि हम यहां से इतने क्वेश्चन देंगे, यहां से इतने देंगे, क्या तुमको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, वो मैं अपना एक्सपीरियंस के साथ जोड़ के वो तुमको समझा देता हूं। तो सबसे पहले देखो हमारा जो चैप्टर आता है 12th क्लास में, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्योंकि पहला पहला चैप्टर होता है, नया नया जोश होता है ना, वो कहते हैं ना पहला पहला प्यार हो, या फिर वो फिजिक्स का तुम्हारा 12th क्लास का पहला पहला चैप्टर हो, जोश बहुत होता है लोगों के अंदर, ठीक है, वो फीलिंग अलग ही लेवल की होती है ना। तो ये तुमने आई होप अच्छे से पढ़ा होगा। और अगर ये अच्छे से नहीं पढ़ा है तो फिर उसका जो दूसरा वाला चैप्टर है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये तुमको समझ में नहीं आया होगा। जिसने ये अच्छे से पढ़ा उसको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा है, डर लग रहा है, तो मैं बता रहा हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद तो तुम्हारा फिजिक्स से विश्वास ही उड़ गया होगा, क्योंकि फिर उसके बाद जब आया होगा ना मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इसके अंदर भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का रोल प्ले होता है। तो मैग्नेटिज्म से बच्चे जो हैं भैया उनको दिखाना मतलब देखने शुरू हो जाते हैं, तारे तारे ऐसे घूमते हुए दिखना शुरू हो जाते हैं मैग्नेटिज्म तक पहुंचते पहुंचते। फिर अगर मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म अच्छे से नहीं पढ़ा है तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर खराब हो जाएगा। और अगर भैया यहां तक तुम जैसे तैसे करके अगर पहुंच भी गए होगे ना, यहां पर तुम जैसे तैसे करके अगर पहुंच भी गए हो, तो भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तुम्हारी पूरी की पूरी रूह अंदर से खींच के बाहर निकाल लेता है, जब जैसे इसके अंदर फैराडे लॉज आते हैं। और फिर ऑल्टरनेटिंग करंट में तो फिर कुछ समझ में ही नहीं आता। और मैं आपको बता रहा हूं, ये जो भी आप चैप्टर्स देख रहे हो ना, ये वो है मेन 8 चैप्टर्स, जो मोस्ट प्रोबेबली जहां तक मुझे लगता है ये 8 के 8 चैप्टर तुम्हारे अभी हाफ ईयरली एग्जाम में आएंगे। हो सकता है किसी के एक आध कम आ रहा हो, लेकिन इतने तो आएंगे, है ना। ये पूरा हमारा 50% सिलेबस होता है। अब अगर ऐसा है तो भैया हम कैसे कैसे इन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करें, तो इसके लिए चाहिए भैया तुमको एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी। और परफेक्ट स्ट्रेटेजी तो चलो यार मैं तुमको बता दूंगा। दिक्कत ये देखो बहुत सारे बच्चे तो अभी आ रहे हैं, देख रहे हैं हाँ सर कुछ बता रहे होंगे, छोड़ो यार। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो अभी मुझे शुरू से लेकर अब तक बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। उन बच्चों के लिए मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। बच्चों, एक वो भी टाइम था जब मैं पढ़ाई में बहुत बेकार था, मेरी फिजिक्स बहुत ही घटिया थी, ठीक है। 9th क्लास तक मेरी बहुत ही बेकार फिजिक्स थी। अब आप बोलोगे सर 9th क्लास में तो फिजिक्स होती नहीं है। भाई मैं आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा हूं, हमारे 9th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, बायो सब अलग अलग हो जाती है। तो 9th क्लास में एक बार पता क्या हुआ, एक बार मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा और मुझे पढ़ाने वाली मेरी दीदी थी, है ना, मेरी कजिन थी, मैं उनसे पढ़ता था। तो उन्होंने मुझे चैप्टर पढ़ाया, ठीक है, 9th क्लास की बात है, कोई सा फिलहाल उन्होंने चैप्टर पढ़ाया, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज वगैरह हम 9th क्लास में पढ़ लेते हैं आईसीएसई बोर्ड में। तो हाँ उसके ऊपर क्वेश्चन आया था और वो बहुत ही टफ लग रहा था बच्चों को, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया, मुझे आता था। हमारा 10 नंबर का टेस्ट होता था, तो मेरे 10 में से 9.5 मार्क्स आए। जरा सुनना, ये तुम्हारे ही काम की बात है इसलिए बता रहा हूं, मुझे अपनी कहानी सुनाने में क्यों भैया इंटरेस्ट आएगा। 10 में से मेरे 9.5 मार्क्स आए फिजिक्स के अंदर, ठीक है। और मेरा उस स्कूल में नया नया एडमिशन हुआ था 9th क्लास में, और मैं बहुत ही बेकार था पढ़ाई में। मतलब मेरे बाकी ऐसा हुआ था कि केमिस्ट्री के अंदर मेरे 10 में से 1.5 मार्क्स आए, तो टीचर ने लिख के भेजा था वेरी पुअर। इतने गंदा था मैं पढ़ाई में, इतनी बेकार पढ़ाई थी। अब तुम सोच के देख रहे हो, मैं एवरेज वाले बच्चों की कैटेगरी में भी नहीं आता था, मैं बिलो एवरेज में रहा हमेशा। और बहुत पढ़ता था, ऐसा नहीं पढ़ता नहीं था, दिमाग ही हमारा ऐसा था, स्लो प्रोसेस था, है ना। वो पुरानी वाली जो ट्यूबलाइट नहीं होती थी कि बटन दबाओ ब्लिंक हो रही है, बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है, वो वाला दिमाग था हमारा। तो एक बार क्या हुआ, तुक्का नहीं, मेहनत करी, क्वेश्चन आ गए जो हमने पढ़े थे, 10 में से 9.5 मार्क्स मेरे आ गए। अब मैंने ये देखा कि यार बाकी के सारे क्लास के बच्चों के तो मतलब फुल आए होंगे, मेरे 9.5 आ गए, तो मतलब पेपर बड़ा आसान था। मैंने ये देखा कि उस क्लास का जो टॉपर था ना, ठीक है, टॉपर का मतलब ऐसा वैसा टॉपर नहीं, जो उनके क्लास में क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 9 तक हर साल टॉप करता हुआ आ रहा था, उसके हाईएस्ट मार्क्स थे मेरे बाद, और उसके मार्क्स थे 7.5 आउट ऑफ 10। तो ऐसा हो गया कि भैया ये तो मेरी इमेज ऐसी बनी हुई थी कि बेकार घटिया स्टूडेंट बताओ एक क्लास में, और हमारे ऐड हो गया, और ये फिजिक्स में 10 में से 9.5 लेकर आ गया। और जो भैया हमारे क्लास के बाहुबली हैं, जो फर्स्ट क्लास से लेके 9th क्लास तक हमेशा टॉप आ रहे हैं, कभी 99% आ रहे, कभी 98% आ रहे हैं, हमेशा मेडल मिल रहा है, उसके 7.5 और अब्दुल के 9.5 आ गए, बच्चे घूम गए यार। तो फिर हमारा जो हुआ लेवल अप हुआ, हमारा ऑरा क्रिएट हुआ क्लास के अंदर कि यार फिजिक्स में तो अब्दुल फोड़ता है यार। और वो जो खुशी मिली ना, सेटिस्फेक्शन जो मिला कि यार मेरी इमेज तो ऐसी बनी हुई थी, वेरी पुअर टीचर लिख के भेज रहा है, कैन डू बेटर भी नहीं लिख रहा है, वेरी पुअर लिख दिया सीधा सीधा। यहां पर
यहां पर बच्चे कह रहे हैं यार, एक बच्चा आया पेटीज लेकर आया भाई, वो लड़का जो दूसरों की पेटीज छीन छीन के खाता था इंटरवल में, वो 10 रुपए की पेटीज खरीद के लेकर आया और मुझे दी कि यार अब्दुल तूने मजा कर दिया। मैंने कहा भाई तेरे कितना है? बोले यार मैं तो फेल हूं, मेरे तो 2.5 है। मैंने कहा फिर मुझे पेटीज क्यों खिला रहा है? बोले यार तूने कमाल कर दिया भाई, तू टॉपर से ज्यादा नंबर लेकर आ गया। तो वो खुशी हुई अंदर। तो एक बात समझ में आ गई कि यार मेहनत करने से रिजल्ट मिलता है, और मुझे समझ में आया कि किस लेवल की मेहनत करनी चाहिए, और वो अब मुझे वो खुशी चाहिए थी। तो मैं तुमको ये कहानी इसलिए समझा रहा हूं कि ताकि तुम एक बार जैसे तैसे करके ना अच्छे नंबर लेकर आ जाओ। अच्छे नंबर लेके आने का जो फिर वो जो खुशी मिलती है ना, उसका नशा करो, वो नशा बड़ा बढ़िया होता है। फिर वहां से लेके हर एक सब्जेक्ट में मैंने फिर वो सारी चीजें लगाई, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, सारे सब्जेक्ट हो, और भैया फिर तुम्हारे सर टॉपर बन गए। फिर हुआ हमारा असली कमबैक। तो मैं आपको बस बता रहा हूं कि जैसे तैसे करके इस बार हाफ ईयरली एग्जाम में जैसे तैसे करके अपनी औकात से ज्यादा नंबर लेकर आ जाओ। 9.5 नंबर 10 में से मेरी औकात के बाहर थे, मैंने अपनी औकात तोड़ी, मैंने कहा कि भैया लेकर आएंगे, और ले आए। फिर तो भैया ये जो वो है ना कि जब शेर के मुंह को खून लग जाता है ना, तो फिर तो शिकार के पीछे वो कैसे दौड़ता है, वही वाली कहानी होगी। अब तो भैया खून लग गया मुंह को। अब तुम्हारे भी बस मैं यही चाह रहा हूं कि हाफ ईयरली एग्जाम में यार कैसे भी करके हर एक बच्चे का, मुझे नहीं पता जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, बस मेरी ये उम्मीद है कि तुम हर हाल में 95 से ज्यादा नंबर लेकर आ जाओ यार फिजिक्स में। एक बार ले आओ। अगर एक बार तुम्हारे हाफ ईयरली में आ गए, तुम प्री बोर्ड में फोड़ोगे, तुम बोर्ड में फोड़ोगे, तुम जेईई मेंस में फोड़ोगे, तुम जेईई एडवांस में फोड़ोगे। समझ रहे हो? अगर आज मैं तुमको यहां पे खड़े होकर पढ़ा रहा हूं ना फिजिक्स, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ फोड़ फाड़ के ही आऊंगा, है ना? तो बस मेरी बात पे यकीन कर लो, एक बार तुमको कुछ ऐसा कर देना है जो तुम्हारी औकात से बाहर है, तो औकात से बाहर निकल के तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। अब स्ट्रेटेजी सुनो। स्ट्रेटेजी क्या है? सबसे पहली बात सर ये कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये जो पहला चैप्टर है, ये मैं नहीं बोल रहा भाई, ये मैं नहीं बोल रहा, ये फिजिक्स मतलब सीबीएसई बोर्ड ने दे रखा है, और स्टेट बोर्ड का भी लगभग यही रहता है। तो कोई स्टेट बोर्ड वाला हो तो ऐसा मत समझना कि यार ये हमारे मतलब की बात नहीं है। तो आप जरा देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली जो यूनिट है वो मिला के टोटल 10 नंबर की आती है। तो ये यूनिट बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुमको बहुत अच्छे से करनी है। दूसरी बात, करंट इलेक्ट्रिसिटी अकेला ही चैप्टर है जो कि 6 नंबर का है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुमको हर हाल में करना है। और उसके बाद फिर हमारा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, और मैग्नेटिज्म एंड मैटर छोटा सा पार्ट है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म बड़ा पार्ट है, लेकिन ये दोनों को मिलाकर 11 नंबर का दे रखा है, जिसमें मुझे जहां तक ये लगता है कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर से थोड़े कम क्वेश्चन आएंगे, 3-4 नंबर का, और 6-7 नंबर के यहां से आएंगे, है ना? तो ये हमारी तीसरी यूनिट हो गई। तो ये जो बच्चों अभी आप 3 यूनिट देख रहे हो, ये 3 यूनिट को ही अगर मैं मिलाता हूं तो भाई सीबीएसई खुद ही कह रहा है कि भाई 10 ये हो गए, 11 ये हो गए, कितने? 21 प्लस 6। तो तुम्हारी ये तीनों यूनिट मिला के ही बच्चों कितने की बैठ रही है? पूरी की पूरी 20, है ना? कितने बैठे थे भाई हमारे? 27 मार्क्स की बैठ रही है। आउट ऑफ 70, 70 में से लगभग तुम 27 नंबर इसी में बना लोगे, जो तुम्हारा भी हाफ ईयरली एग्जाम में डेफिनेटली फॉर श्योर मैं हूं कि इतना तो आ ही रहा होगा, है ना? उसके बाद हमारे छोटे छोटे टॉपिक हैं जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी आते हैं। लेकिन मैं आपसे ये चाह रहा हूं कि ये जो तीनों हमारी यूनिट है, इनको तुम इतने बढ़िया तरीके से अगर कर लो, बहुत शानदार तरीके से, तो तुम्हारे 27 नंबर तो यहीं पे बन गए। और ये पूरा ये 50% सिलेबस नहीं है, ये लगभग तुम्हारा 35% सिलेबस है तीनों यूनिट मिला के। अब ये 35% सिलेबस मेरे बच्चे तुमको लगभग 40% मार्क्स दे रहा है। समझ रहे हो? तो इनको बहुत बढ़िया से करना है। तो पहले स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए भाई? हाई वेटेज और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि ये अगर वीक रह गए ना तो आगे ये तुम कर ही नहीं पाओगे, और ये अगर अच्छे हो गए तो इनको तो उठा उठा के तुम खुद ही पटक दोगे, इसलिए मैं कह रहा हूं। दूसरा भाई, पहले कॉन्सेप्ट सीखो। अब तुम वो 10th क्लास की तरह से बोर्ड के एग्जाम नहीं दे सकते बच्चों, पहले तुमको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। तो अब बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, स्पेशली जो बच्चे वीडियो से पढ़ रहे हैं, भले अब तुम मेरे वीडियो से पढ़ रहे हो, कहीं से भी किसी भी चैनल पे पढ़ रहे हो, मैटर नहीं करता, लेकिन बात को जरा ध्यान से सुनो। मैंने ये देखा है यूट्यूब पर पढ़ने वाले 95% बच्चे जो पढ़ते हैं वो पैसिव वॉचिंग करते हैं। 95% से ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होंगे, और तुम इसी में आते होगे, ईमानदारी से बताओ। पैसिव वॉचिंग का मतलब ये होता है, और ये तुम्हारी गलती नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं,
ये साइंटिफिकली ये बात प्रूवन है कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है ना, वो किसी भी चीज के ऊपर जो हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लग रही है, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, उस पर भी 7 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं कर सकता। हमारा ह्यूमन ब्रेन 7 मिनट से ज्यादा किसी भी चीज के ऊपर फोकस नहीं कर सकता। वो कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारी थॉट्स चल रही होती है, कहीं ना कहीं और चल ही जाएगा। अभी तुम मुझे भी अगर सुन रहे हो ना, मुझे सुनते सुनते तुम्हारा दिमाग अभी कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी और दुनिया में चला गया होगा, तुमने कुछ और सोचना शुरू कर दिया होगा। और जब तुम वन शॉट लगा रहे हो यार, मेरे ही वन शॉट लगा रहे हो 5-5 6-6 घंटे के, तो तुम कहां 7 मिनट तक तुम फोकस नहीं कर पा रहे, और कहां 6 घंटे। मतलब मैं अदर वे में मत लेके चले जाना मेरी बात को, लेकिन मैं उन वीडियोस की भी बात करूं ना, वैसे तो देखनी नहीं चाहिए, बहुत खतरनाक एडिक्शन है, लेकिन मैं अगर उन वीडियोस की भी बात करूं ना, जो सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर देखी जाती है, तुम समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूं? समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूं? उन वीडियोस को भी 7 मिनट तक नहीं देख पाता आदमी। अदर वे में मत लेना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं वो समझो। उनको भी 7 मिनट तक नहीं देख पाता है। तुम ये 6 घंटे का, तुमको क्या लग रहा है, तुमने ये जो पूरा का पूरा वन शॉट लगा लिया है ना, ये जो लेक्चर देख लिया, तुमको लगता है कि तुमने 6 घंटे देखा है? तुमने भैया पढ़ा कैसे? तुम तो बस खाली वीडियो देख रहे हो मूवीज की तरह। ना तो तुमने नोट्स बनाए, बेड पर तुम लेट के देख रहे हो। हाँ, फोकस जो कभी इधर कभी उधर, तुम्हारे सामने तुम्हारा टैब रखा हुआ है, लैपटॉप रखा हुआ है, तुम फोन चला रहे हो है। तो तुम ऐसे कैसे तुम पढ़ पाओगे? ऐसे तुमने कोई पढ़ाई करी? बस तुमको लग रहा है कि हाँ वीडियो हमने पूरा देख लिया, चैप्टर कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं होता, चैप्टर बिल्कुल तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ। फिर अभी तो तुम कहते हो कि सर हमने पूरा सेशन देख लिया सर, लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहे, क्योंकि तुमने पैसिव वॉचिंग करी है। तुमने बस वीडियो खोल के देख दी है, रख दी है सामने, आंखें तुम्हारी खुली हुई है, तुम सुन भी रहे हो लेकिन समझ कुछ नहीं रहे हो, फोकस नहीं है तुम्हारा। तो फोकस होके तभी पढ़ोगे। कब पढ़ता है इंसान फोकस होके? पता है कब पढ़ता है? जब जैसे सर ने कोई टॉपिक पढ़ाया, कोई बात समझाई, पॉज करो, वीडियो पॉज करो, जो बताया वो सोचो, आंखें बंद करके इमेजिन करो कि हाँ ये बात समझाई है, अच्छा ये ऐसे ऐसे हो सकता है। और फिर उसके बाद जब वो क्वेश्चन कराएं तो पॉज करो, और उनके क्वेश्चन कराने से पहले खुद क्वेश्चन सॉल्व करके देखो कि हाँ मुझसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो वीडियो दोबारा स्टार्ट करो और देखो कि मैं क्या गलती कर रहा था। फिर उसके बाद ये सब हो गया, फिर उसके बाद तुम उसके एक्सरसाइज लगाओ, क्वेश्चन लगाओ। इस तरीके से पढ़ाई होती है, ठीक है? तो भैया अपना टाइम बर्बाद मत करो। पहले तो तुम देखते ही नहीं लेक्चर, और जो बच्चे देखते हैं तो उनको लग रहा है हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को धोखे में रखे हुए। आप भैया कर रहे हैं पैसे वॉचिंग, आप बस खाली वीडियोस पर वॉच टाइम बढ़वा रहे हैं, कंपनीज को फायदा हो रहा है। बुरा मत मानना भाई, मेरी वीडियो भी तुमने देख ली है, लेकिन 6 घंटे की वीडियो में अगर मैं तुमसे पूछ लूं ना कि भैया बताना जरा इस टॉपिक के बाद मैंने क्या पढ़ाया, तो तुम बता नहीं पाओगे। और जब तुम बता नहीं पाओगे तो तुमने क्या ही पढ़ा है, जब तुमको याद ही नहीं रहा। तो पढ़ना ऐसे है, ऐसे ऐसे जब पढ़ता है तब रिजल्ट मिलता है, तब बातें समझ में आती हैं। तो एक्टिव लर्निंग करो, ठीक है? अपने पर्सनल नोट्स बनाओ। नोट्स हमेशा इंसान के अपने खुद के होते हैं, याद रखना। दूसरे की बीवी और दूसरे के नोट्स कभी तुम्हारे वफादार नहीं होंगे। क्या बात कह दी यार मैंने, ये मैंने फ्लो में क्या बोल गया मैं? दूसरे की बीवी और दूसरे के नोट्स कभी तुम्हारे वफादार नहीं होंगे। तो बीवी अपनी होनी चाहिए तुम्हारे पास, और नोट्स तुम्हारे अपने होने चाहिए। तो नोट्स अपने पर्सनल बनाओ। ये नहीं कि हाँ हमारे वो वाले सर के नोट्स हैं बने बनाई पीडीएफ, सर ने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी थी, हम वो डाउनलोड कर लेंगे। भाई वो उस इंसान के बने हुए नोट्स हैं, तुम्हारे नोट्स तुम्हारे हैं। जब तक वो तुम खुद से नहीं बनाओगे, वो तुम्हारे वफादार नहीं होंगे। वो हमेशा इन टाइम पर आके एग्जाम टाइम में तुमको धोखा देके जाएंगे, ठीक है? फिर उसके बाद फोकस ऑन हाउ एंड व्हाई। कोई भी जब फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला बना कैसे है और बनाया क्यों है। जब तक तुमको इन दोनों सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, आगे नहीं बढ़ना। और जो टीचर इन दोनों सवालों का जवाब तुमको नहीं बता पा रहा, वो बेकार पढ़ा रहा है सही में, अगर मैं ही क्यों ना हूं। इसलिए मैं तुमको चाहे भले ही 2 घंटे में पढ़ाने वाली चीज 4 घंटे में पढ़ाता हूं, लेकिन मैं समझाता हूं कि ये चीज हमने क्यों पढ़ी और ये कैसे आई। समझे? आगे बढ़ते हैं। तो स्टेप्स खाली नहीं है, हम पढ़ क्यों रहे हैं, वो टॉपिक हम कर क्यों रहे हैं, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी कूलम्स लॉ आया तो क्यों आया और कैसे आया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आई और क्यों आई, ये मालूम होना चाहिए। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पहली बात तो करते नहीं बच्चे, और जिनको लगता है ना हम कर रहे हैं बहुत सारे, आप वो भी गलत तरीके से कर रहे हो।
सुनो जरा, मतलब मैं आपको वो चीज आज समझा रहा हूं। मैं आज उनकी तो बातें नहीं कर रहा जो पढ़ते नहीं है, उनसे मुझे मतलब ही नहीं है। मैं आज उनकी बात कर रहा हूं जो बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और रिजल्ट नहीं आता। मुझे उन बच्चों के लिए बड़ी दुख होता है, तकलीफ होती है और एहसास होता है कि यार इसने मेहनत भी करी, रिजल्ट भी नहीं आया। और अफसोस भी तो उन्हीं बच्चों को होता है। अरे जो बच्चा एग्जाम हॉल में बिना पढ़े गया है, अरे यार वो पास हो गया तो बहुत कुछ, फेल हो गया तो उसको गम नहीं, मैं पढ़ के कौन सा गया था। लेकिन गम तकलीफ उसको होती है यार जो बहुत रातों रातों को जाग जाग के पढ़ा और उसके नंबर नहीं आते। फिर अफसोस तो वही तभी होता है ना, कि जब आप मेहनत करो और रिजल्ट ना मिले। बिना मेहनत, मतलब आपने मेहनत ही नहीं करी तो रिजल्ट से आपको क्या ही परवाह। तो मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं कि भाई जो बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, भाई आप रोज 50-50 क्वेश्चन लगा रहे हो, तो भाई कोई रैंडम क्वेश्चन मत लगाओ। आपको कैसे करना चाहिए मैं तरीका बताता हूं। आप सबसे पहले जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है, एनसीईआरटी, सर एनसीईआरटी मत बोलना सर। सर हमारे बड़े भैया ने जिस साल मतलब लास्ट ईयर एग्जाम दिया था, उन्होंने बोला था कि भैया जेई एडवांस के क्वेश्चन लगा के जाना, बोर्ड में जेई एडवांस के क्वेश्चन आते हैं। सर अब तो मैं तो भैया आई मतलब इरोडोव से सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूं। तुम अपने भैया से बुरे नंबर लेकर आओगे यार, समझो तरीका समझो। तुम्हारे भैया ने भी फॉलो नहीं करा था, तुम भी नहीं कर रहे हो। मान लोगे तो समझ में आ जाएगी बात कि भाई पहले एनसीईआरटी के एग्जाम्पल लगाओ, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है तुम्हें। फिजिक्स के अंदर ठीक है टफ लेवल के क्वेश्चन आए थे, लेकिन जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे ज्यादातर बच्चे तो वो भी नहीं कर पाए। अब वो क्यों नहीं कर पाए भाई? पहले तुम बेसिक लेवल के क्वेश्चन करो। एनसीईआरटी के अंदर जितने भी एग्जाम्पल हैं और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, जब आप अपने चैप्टर पढ़ लिया है, जहां से भी पढ़ा है, पहले आप वो लगाएंगे। फिर उसी टॉपिक के ऊपर आप 5 से 10 गुड क्वालिटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे। वो कहां से कर सकते हैं? जो जेईई मेंस लेवल के हो, जैसे कि हमारा एसएल अरोरा से आप कर सकते हो या एचसी वर्मा से आप कर सकते हो। ठीक है, फिर आप अपने जो मिस्टेक्स आपसे हो रही हैं, आप उसको उस पैटर्न को देखो कि आप कहां गलती कर रहे हो। आप ऐसा तो नहीं कि यूनिट कन्वर्जन में गलती कर जाते हो, आप 10 की पावर प्लस माइनस गलत कर देते हो। तो ये जरा समझो, है ना, यूनिट साइन कन्वेंशन में गड़बड़ कर रहे हो, डायग्राम सही से नहीं बना पा रहे हो, इन चीजों को जरा ध्यान दो। फिर उसके बाद डायग्राम की बात हो रही थी, तो फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करती है बोर्ड में। और यही सबसे वीक पॉइंट रह जाता है जेईई मेंस वाले बच्चों का, क्योंकि जेईई मेंस वाले बच्चों का मोटिव ये होता है कि कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करें और कम से कम स्टेप में सॉल्व करें और डायग्राम को दिमाग में इमेजिन कर लें, क्योंकि टाइम कंज्यूम होगा। बोर्ड में ऐसा नहीं होता। बोर्ड में तो तुम जितना ज्यादा कॉपी पर अपना प्रेजेंटेशन बढ़िया से दिखाओगे उतना बढ़िया होगा, है ना। एक तो ये भी हो सकता है कि भैया जैसे कि तुमको बोला जाए कि भाई चार्ज हमारा इतना दे रखा है, हमारा कैपेसिटेंस इतना दे रखा है, सारी चीजें दे रखी है, अब बताओ। लेकिन एक में तुमने क्या करा, तुमने साइड में एक कैपेसिटर बना के दिखा दिया, ये बैटरी से आपने कनेक्ट करके दिखा दिया, कैपेसिटेंस सी है, फिर आपने बोला कि Q इक्वल्स टू CV होता है। एक तरीका ये होता है, एक तरीका ये होता है क्यू दे रखा है, सी दे रखा है, वी हमने बस डिवाइड करके निकाल के बाहर कर दिया। ये तरीका और ये तरीका अलग है। आपको ऐसे तरीके को प्रॉपर नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है। याद रखना, स्पेशली जो आपके डायग्राम्स आते हैं ना रे ऑप्टिक्स के, है ना, रे ऑप्टिक्स के अंदर आपके लेंसेज हो गए, मिरर हो गए, डिवाइसेस हो गए, या फिर मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में, है ना, जैसे कि चार्ज पार्टिकल आया, वो चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में आया तो ऐसे करके मुड़ गया। तो ये तुम बना के दिखाओ। क्वेश्चन में बोला है तो आप बना के दिखाओ। वो नहीं बोलेंगे कि भैया ड्रॉ द प्रॉपर डायग्राम, लेबल इट। तुम 8th क्लास में नहीं हो, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई तुम करो। ये वही वाली कहानी है, ये वही वाली कहानी है कि जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती है वो एक्सपेक्ट करेगी कि भैया तुम उससे आके कहो कि नहीं आज तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। अगर उसने बोला कि आज मैं कैसी लग रही हूं और फिर तुमने बोला कि नहीं बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो भैया अब गड़बड़ हो गई, अब तो दिक्कत हो गई। बिना कहे बनाना है, बिना कहे बनाना है, तब काम बढ़िया होगा, समझे। फिर उसके बाद जो हमारी स्टैंडर्ड डेरिवेशन है वो सारी करनी है, मैं कराऊंगा वैसे, जैसे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लेंस मेकर फार्मूला, बायट सावर्ट लॉ, ये हर एक डेरिवेशन अच्छे से करनी है। ठीक है, देखो ऑफिशियल ये सीबीएसई मार्किंग स्कीम ने भी बोला है कि भाई हम स्टेप वाइज मार्किंग करते हैं और स्टेप वाइज मार्किंग में हम देखते हैं कि हर एक पॉइंट को अच्छे से लिखा है बच्चे ने या नहीं, और देखो क्या लिखा है, क्या उसने करेक्ट प्रॉपर डायग्राम बनाया है या नहीं बनाया, लॉजिकल उसने स्टेप्स इंक्लूड करे हैं डेरिवेशन के या नहीं करे हैं। तो भले अगर उसका फाइनल आंसर गलत भी आ जाता है, भले ही फाइनल आंसर गलत भी आ जाता है, तो भी हम उसको काफी ज्यादा नंबर दे देते हैं अगर उसका रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, समझे। तो इसको जरा ध्यान देना। और लास्ट हमारा आता है भैया टेस्ट योरसेल्फ। अपना भैया टेस्ट जरूर करो।
जो आपकी स्कूल में आपको अगर कोई वर्कशीट देता है, नहीं देता तो भाई गूगल पे पड़ी हुई, जहां से है तुम कहीं से भी निकालो, है ना। पीरियोडिक टेस्ट जो तुम दे रहे हो उसको तुम देखोगे उसके अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक दो, है ना। चैप्टर एंड के अंदर जो भी तुम बुक फॉलो करते हो उसके आखिर की एक्सरसाइज करो। और जो तुम्हारे, अगर तुम स्कूल जाते हो तो जो भी तुम्हारे सीनियर होंगे, है ना, 12th क्लास के, अगर उनसे बात होती है तो उनसे लास्ट ईयर का जो तुम्हारे स्कूल ने हाफ ईयरली एग्जाम कराया था उसका पेपर मांग लो। स्कूल वाले बड़े कामचोर होते हैं इन चीजों में, थोड़ा बहुत ही क्वेश्चन चेंज करके दे देते हैं, समझ रहे हो। तो तुमको समझ में आएगा कि किस लेवल के पेपर आ रहे हैं। प्री बोर्ड के पेपर मांग लो, बहुत सारे बच्चे रखते हैं, ठीक है। उसके बाद फुल रिटन एग्जाम दो विद प्रॉपर डायग्राम, एसआई यूनिट और स्टेप। लिखना सीखो, बोर्ड में वही अच्छा परफॉर्म करेगा जो सही तरीके से लिखेगा। कीवर्ड डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमसे करंट के डेफिनेशन पूछे जाए तो अगर तुमने बोल दिया कि इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, भैया 0 नंबर दूंगा अगर मैं ही होता बोर्ड वाला टीचर तो। लेकिन अगर तुमने लिखा कि इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विच इज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, अब मैं फुल नंबर दे रहा हूं तुमको, क्योंकि तुमने कीवर्ड सारे इंक्लूड कर दिए। इसलिए कीवर्ड पे तुमको ध्यान देना है और मिस्टेक्स देखो और उनको दोबारा दोबारा सुधारने की कोशिश करो। तो मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि तुमको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ चीजें करनी है लेकिन सही तरीके से करनी है। जो मैंने शुरुआत में बोला था कि कामयाब लोग कभी भी कोई अलग काम नहीं करते, वो सिर्फ हर काम को कुछ अलग तरीके से करते हैं। और ये वो 5 तरीके अगर तुमने फॉलो कर लिए तो काम शानदार हो जाएगा तुम्हारा।